फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आपके एक्सट्रिंसिक अपोप्टोटिक पाथ। जैसे कि हमने बताया कि एक्सट्रिंसिक जो अपोप्टोटिक पाथ है इसमें जो सिग्नल्स है वहाँ कहाँ से मिलेंगे हमें, एक्सटर्नल फैक्टर से क्या होगा आपका अपोप्टोसिस स्टार्ट होगा। और एक्सटर्नल जो फैक्टर है इसमें भी हीट हो सकता है, इसमें भी आपका कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकता है जो क्या कार्य करेगा, आपकी एक्सपोजर होने के कारण, रेडिएशन से एक्सपोजर होने के कारण क्या होगा आपका अपोप्टोसिस होगा। ताकि एक्सटर्नल पाथवे के अंदर क्या होता है, एक आपका लिगैंड होता है और एक आपका रिसेप्टर्स होता है। और दोनों लिगैंड और रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, डेथ लिगैंड और डेथ रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। तो जनरली जो रिसेप्टर्स होता है अपोप्टोसिस के अंदर, दैट इज TNF रिसेप्टर होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ठीक है, TNF जो रिसेप्टर्स होता है ये क्या कार्य कराता है, अपोप्टोसिस कार्य कराता है। तो TNF जो फैमिली है वो क्या करती है, अपोप्टोसिस कार्य करती है। जो TNF जो रिसेप्टर्स है ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है आपका अल्फा TNF रिसेप्टर और एक होता है आपका बीटा TNF रिसेप्टर। इसमें जो अल्फा जो TNF जो रिसेप्टर्स होता है ये कंटेन्स डेथ डोमेन, इसके पास क्या होती है, डेथ डोमेन प्रेजेंट होती है। और डेथ डोमेन के प्रेजेंट होने के कारण जो TNF अल्फा जो रिसेप्टर्स है वो क्या कार्य कराता है, अपोप्टोसिस कार्य कराता है। वही TNF बीटा रिसेप्टर्स की बात करें तो आपका विदाउट डेथ डोमेन प्रेजेंट होता है, इनके पास कोई भी डेथ डोमेन प्रेजेंट नहीं होती, जिसके कारण TNF जो बीटा रिसेप्टर्स है आपकी डेथ कार्य नहीं करता। अब इसमें भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सटेंसिव जो बात है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल है आपका TNF अल्फा रिसेप्टर का, दैट इज फैस लिगैंड। और एक होता है आपका फैस रिसेप्टर। तो आपका जो फैस जो रिसेप्टर है ये आपका एग्जांपल है TNF फैमिली रिसेप्टर का एग्जांपल है। इसके पास क्या प्रेजेंट होती है, आपकी डेथ डोमेन प्रेजेंट होती है। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो फैस की फुल फॉर्म होती है, एफ का मतलब होता है फैटी, ए का मतलब होता है एसिड, एस का मतलब होता है सिंथेटेज। फैटी एसिड सिंथेटेज क्या होते हैं, आपके रिसेप्टर होते हैं। और फैटी एसिड सिंथेटेज इन रिसेप्टर के क्या होते हैं, आपके लिगैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम जनरली इन लिगैंड्स की बात करें तो ये जो लिगैंड्स है ये कंटेन रखते हैं आपके लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो सेल्स आपकी टी लिम्फोसाइट जो सेल्स है वो क्या कंटेन रखती है, फैस लिगैंड को कंटेन रखती है। इसमें भी आपके टी लिम्फोसाइट की किलर सेल के पास प्रेजेंट हो सकते हैं और इसमें भी आपकी आपकी टी किलर जो सेल्स है, सी टी लिम्फोसाइट साइटोसिक सेल्स के पास भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आपकी टी किलर जो लिम्फोसाइट है उसके पास क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके फैस लिगैंड प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये जो फैस जो लिगैंड है आपकी, मान लो ये आपकी सेल है, आउटर जो सेल्स है आपकी किलर लिम्फोसाइट जो सेल्स है, इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का एग्जांपल है। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक आपका लिपिड प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। प्रोटीन है ये भी आपकी तीन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, एक आपकी पेरिफेरल प्रोटीन होती है, एक आपकी इंटीग्रल प्रोटीन होती है और एक आपकी लिपिड लिंक प्रोटीन होती है। तो इंटीग्रल जो प्रोटीन है इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, टर्नल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो प्रोटीन है आपकी लिपिड लेयर के अंदर क्या होती है, आपकी एम्बेडेड होती है। तो आपकी जो फैस लिगैंड है ये आपके एग्जांपल है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का। और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये प्रेजेंट होती है किलर लिम्फोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है ये कैसे होती है, आपकी होमो ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है। ट्राई का मतलब होता है तीन, होमो का मतलब होता है सेम। तो आपकी जो फैस जो लिगैंड है या आपकी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, होमो ट्राइमिक प्रोटीन है, इसके अंदर तीन यूनिट प्रेजेंट होती है और तीनों यूनिट कैसे होती है, आपकी सिमिलर प्रेजेंट होती है। तो हमने फर्स्ट बात की आपके लिगैंड की बात की। अब मान लो आपकी ये कोई एक सेल है, इस सेल्स को क्या करना है, आपका अपोप्टोसिस शो करना है। इसमें एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है वो क्या करेगा, इस सेल्स को क्या करेगा, इस टारगेट सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अब ये जो टारगेट जो सेल्स है इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और इन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, डेथ रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिगेंड क्या है आपका, फैस लिगेंड है, फैटी एसिड सिंथेटेज लिगेंड है। तो इनके जो रिसेप्टर्स है उनको हम क्या बोलते हैं, फैस रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। और इन रिसेप्टर के पास क्या प्रेजेंट होती है, डेथ डोमेन प्रेजेंट होती है। डेथ बाय इनको हम क्या बोलते हैं, डेथ रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। मान लो अगर हम जनरल बात करें, सिग्नलिंग की बात करें, मान लो आपकी एक सेल है, इस सेल्स को क्या करना है, अदर सेल से स्टिमुलस लेना है। तो ये किसकी हेल्प से रिसीव करती है, विद द हेल्प ऑफ
रिसेप्टर। अब इसमें जो लिगैंड है वो क्या करेगा, आपके रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, अटैच होगा, एसोसिएटेड होगा। जैसे लिगैंड और रिसेप्टर के बीच में क्या होगा, आपका इंटरेक्शंस होगा, तो आपकी जो अपोप्टोसिस है वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, आपका इनिशिएट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, आपके एक्सटेंसिव पाथवे के अंदर जो लिगैंड है वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है किसके साथ, रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, आपके जो लिगैंड है वो क्या करेंगे, आपके इंटरेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर। जैसे लिगैंड और रिसेप्टर्स का इंटरेक्शन होगा, ये क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे इनके जो साइटोप्लाज्म है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, एक अडप्टर प्रोटीन होती है, दैट इज FADD। FADD की फुल फॉर्म होती है फैटी एसिड, फैटी एसिड एसोसिएटेड डेट डोमेन। आपकी जो फैटी एसिड एसोसिएटेड डेट डोमेन है, इसके पास दो डोमेन प्रेजेंट होती है, एक आपकी डेट डोमेन प्रेजेंट होती है और एक होती है आपकी डेट इफेक्टर डोमेन प्रेजेंट होती है। जैसे ही मान लो अगर हम एक्सटर्नल एक और डायग्राम से हेल्प करें कि आपकी ये सेल है, इस सेल के अंदर आपका अपोप्टोसिस होना है, इसके रिसेप्टर से जैसे ही आपका लिगैंड अटैच होगा तो इस रिसेप्टर के पास क्या प्रेजेंट है, आपकी डेट डोमेन प्रेजेंट है। तो इसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, आपका FADD प्रेजेंट है। तो इसकी जैसे ही डेट डोमेन आपके रिसेप्टर से आपका लिगैंड बाइंड होगा तो आपका FADD विद द हेल्प ऑफ डेट डोमेन ये क्या करेगा, इनके साथ डाइमराइजेशन का काम करेगा। जैसे ही लिगैंड रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, ये FADD क्या होगा, आपके फैस जो रिसेप्टर है उसके साथ क्या हो जाके क्या हो जाएगा, आपका अटैच हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डेट डोमेन। दोनों तरफ आपके जो रिसेप्टर्स है दोनों तरफ के जाके क्या अटैच हो जाएंगे, आपके डेट डोमेन की हेल्प से आपके FADD मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, आपके अटैच हो जाएंगे। जैसे FADD मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे, एसोसिएटेड होंगे फैस रिसेप्टर के साथ, ये क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज कैस्पेस एंजाइम। और ये जो कैस्पेस एंजाइम है कैसे होता है, आपके इनएक्टिव फॉर्म के अंदर क्या होता है, आपके प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो इनएक्टिव एंजाइम में जो कैस्पेस प्रेजेंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रो कैस्पेस एंजाइम के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रो कैस्पेस एंजाइम है इनके पास क्या होती है, दैट इफेक्टर डोमेन प्रेजेंट होती है। जैसे ही आपके FADD अटैच होगा किसके साथ, फैस रिसेप्टर के डेट डोमेन के साथ अटैच होगा, तो आपसे रिक्रूट करेगा अदर एंजाइम को, दैट इज प्रोकैस्पेस 8 एंजाइम को। अभी जो प्रोकैस्पेस 8 है अपनी DED डोमेन के साथ क्या होगा, आपका इंटरेक्ट करेगा आपके FADD डोमेन के साथ। तो प्रोकैस्पेस का DED डोमेन इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, FADD डोमेन के साथ। जैसे ही आपका प्रोकैस्पेस FADD के साथ रिक्रूट होगा तो क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। जैसे अगर हम पहले की बात करें तो पहले ओनली रिसेप्टर प्रेजेंट था, रिसेप्टर से जैसे लिगैंड अटैच हुआ तो क्या अटैच हुआ, आपका FADD अटैच हुआ। जैसे FADD अटैच होगा आपके साइटोप्लाज्म से जो आपके प्रोकैस्पेस 8 है वो क्या होंगे, आपके अटैच हो जाएंगे FADD मॉलिक्यूल के साथ विद द हेल्प ऑफ DED डोमेन, डेट इफेक्टर डोमेन के साथ। जैसे ही आप इन तीनों फैस रिसेप्टर FADD प्रोकैस्पेस का जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनको हम कंबाइनली किस नाम से जानते हैं, DIC, डिस्क के नाम से जानते हैं। डिस्क की फुल फॉर्म होती है आपका डेट इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, ये कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, सिग्नल दे रहा है किसको, डेथ इंड्यूस करने के लिए। अब जैसे ही आपका डिस्क कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, अभी जो प्रोकैस्पेस 8 जो आपका इनएक्टिव फॉर्म के अंदर पड़ जाता है, हमने बताया था कि कैस्पेस दो वे से क्या होते हैं, आपके एक्टिव होते हैं, एक डाइमराइजेशन के कारण। तो अब आपके दो प्रोकैस्पेस 8 है, आपके क्या होंगे, डाइमर की फॉर्मेशन होगी। जैसे डाइमराइजेशन होगा ये प्रोकैस्पेस 8 है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैस्पेस 8 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और कैस्पेस 8 कैसी फॉर्म है, आपकी एक्टिव फॉर्म है। जैसे कैस्पेस 8 एक्टिव होगा ये क्या करेगा, प्रोकैस्पेस 3 जो आपका इनएक्टिव जो फॉर्म है प्रोकैस्पेस 3, इसको एक्टिव फॉर्म कैस्पेस 3 के अंदर क्या करेगा, आपका कन्वर्ट कर देगा। हमने दो टाइप के कैस्पेस पढ़े थे, आपके इनिशिएटर कैस्पेस था और एक आपके एग्जीट्यूनर कैस्पेस था। तो कैस्पेस 8 कैसा था, आपका इनिशिएटर कैस्पेस था, जो अपोप्टोसिस को क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है। और कैस्पेस जो 3 है वो कैसा आपका एग्जीट्यूनर कैस्पेस है, जो क्या करेगा, आपका एग्जीक्यूट करेगा किसको, अपोप्टोसिस। तो जैसे कैस्पेस 8 होगा ये क्या करेगा, आपका अपोप्टोसिस स्टार्ट करेगा। तो इस वे से क्या होता है, आपका एक्सटेंसिव पाथवे होता है। जैसे अगर हम स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, आपके लिगैंड एंड रिसेप्टर के बीच में क्या होगा, आपका
इंट्रैक्शंस अकर होगा। जैसे इंट्रैक्शंस होगा लिगेंड और रिसेप्टर के बीच में, ये रिक्रूट करेंगे किसको, FADD प्रोटीन को, आपकी जो अडेप्टर प्रोटीन है उसको रिक्रूट करेंगे। आपकी FADD प्रोटीन साइटोप्लाज्म से कहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी, फैस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाएगी। जैसे FADD अटैच होगी आपके रिसेप्टर के साथ, ये आपकी फर्दर रिक्रूट करेगी किसको, प्रोकैस्पेस 8 को क्या करेगी, आपका रिक्रूट करेगी। जैसे ही आपके प्रोकैस्पेस 8 FADD और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको हम कंबाइनली किस नाम से जानेंगे, डिस्क के नाम से जानेंगे, दैट इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे। जैसे डिस्क की फॉर्मेशन होगी, आपका जो प्रोकैस्पेस 8 है ये क्या हो जाएगा, आपका कैस्पेस 8 के अंदर क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे ही कैस्पेस 8 एक्टिव होगा, ये आपके प्रोकैस्पेस 3 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कैस्पेस 3 के अंदर चेंज कर देगा। और जैसे कैस्पेस 3 एक्टिव होगा, ये आपका एक्सिक्यूलर कैस्पेस होगा, ये क्या काज कराएगा, सेल के अंदर अपोप्टोसिस क्या करेगा, काज करेगा। तो याद रखना कि आपके एक्सटेंसिव पाथवे के अंदर कैस्पेस 8 और कैस्पेस 3 क्या काज करा रहे हैं, आपके अपोप्टोसिस काज करा रहे हैं। और जो सिग्नल है वो कहाँ से मिल रहा है, आउटसाइड से सिग्नल मिल रहा है, आउटसाइड भी सेल से सिग्नल मिल रहा है। और जो सिग्नल्स है वो कौन कंटेन रखता है, आपके लिम्फोसाइट कंटेन रखते हैं। और आपके लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट कंटेन रखते हैं। और टी लिम्फोसाइट में भी आपका TC लिम्फोसाइट हो सकता है, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट हो सकता है, या फिर आपका किलर टी लिम्फोसाइट क्या करा सकता है, आपका अपोप्टोसिस को काज करा सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है। बिकॉज इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होती है फैस लिगैंड की। और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है ये कैसी होती है, आपकी होमो ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ट्राई का मतलब होता है 3, मर का मतलब क्या होता है, यूनिट। इनके पास 3 सेम यूनिट प्रेजेंट होती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के अंदर, जिसको हम फैस लिगैंड के नाम से जानते हैं। और ये जो फैस लिगैंड है ये डेथ काज करा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डेथ रिसेप्टर बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो पाथवे है दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे। इस इंट्रिंसिक पाथवे की बात करें तो इस इंट्रिंसिक पाथवे में जो सिग्नल्स है वो कहाँ से मिलते हैं, इनसाइड दी सेल से सिग्नल्स मिलते हैं। मान लो कोई ये सेल है, इस सेल्स के अंदर मान लो क्या हो गया, आपकी हाइपोक्सिया होगी। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, या फिर इसके अंदर क्या हो गया, आपका DNA डैमेज हो गया। DNA डैमेज होने के कारण क्या होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है। प्रोटीन हमने बताई थी 2 टाइप की प्रोटीन होती है, एक होती है आपकी इनहिबिटरी प्रोटीन, इनहिबिटरी प्रोटीन जो इनहिबिशन काज कराती है, अपोप्टोसिस इनहिबिटरी प्रोटीन होती है। एक क्या होता है, आपकी प्रोमोटिंग प्रोटीन होती है जो क्या करती है, अपोप्टोसिस को प्रमोट कराती है। तो जैसे ही हाइपोक्सिया कंडीशन होगी, DNA डैमेज कंडीशन होगी, या फिर आपके अदर जो इंटरनल जो फैक्टर है, म्यूटेशन है, फ्री रेडिकल्स का इंक्लूजन है, फूड की डिप्रीवेशन है, या फिर कैल्शियम आयन के ओवरलोड होने के कारण क्या होगा, ये सभी कंडीशंस क्या करती है, जो आपकी प्रमोटिंग अपोप्टोटिक प्रोटीन है, जैसे अगर हम बात करें बैड की बात करें, विक्स की बात करें, इन प्रोटीन्स को क्या करती है, एक्टिवेट कर देती है। जैसे ही सेल के इनसाइड क्या होगा, स्ट्रेस होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, जो आपकी अपोप्टोटिक जो प्रोमोटिंग जो प्रोटीन है वो क्या हो जाती है, आपकी एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही आपकी अपोप्टोटिक प्रमोटिंग जो प्रोटीन एक्टिवेट होगी, ये क्या कार्य कराएगी, जैसे अगर हम बैड प्रोटीन की बात करें तो ये बैड जो प्रोटीन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करती है, परमेबल कर देती है, उसके अंदर क्या करती है, पोर क्रिएट करना स्टार्ट करती है। तो जैसे ही आपकी बैड प्रोटीन क्या होगी, आपकी एक्टिवेट होगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या करेगी, पोर क्रिएट करेगी। जैसे ही पोर क्रिएट होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लैक जो डॉट है दैट इज साइटोक्रोम सी। ये आपके साइटोक्रोम सी को क्या करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से कहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। तो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या है, कोई भी एक्सटर्नल स्ट्रेस हो, इंटरनल स्ट्रेस होगा, इंटरनल स्ट्रेस होने के कारण क्या होगा, आपकी जो अपोप्टोटिक जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगी, आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे अगर हम बैड प्रोटीन की बात करें, आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे आपकी बैड प्रोटीन एक्टिवेट होगी, ये क्या करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या करेगी, पोर क्रिएट करना स्टार्ट करेगी। जैसे ही पोर क्रिएट होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, साइटोक्रोम सी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे ही अब आपका ये जो साइटोप्लाज्म में रिलीज होगा, तो आपके जो बैड जो प्रोटीन है इन्होंने क्या करा था, MOMP की फुल फॉर्म होती है माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन परमियलाइजेशन
लाइगेशन, दैट मीन्स आपके जो आउटर जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करती है, परमेबल कर देती है, उसके अंदर पोर क्रिएट करती है, जिसके कारण आपके माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, साइटोक्रोम सी रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सेल के जो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, दैट इज APAF1। APAF1 की फुल फॉर्म होती है अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस परमोसिन, सॉरी प्रोटीएज, apoptosis प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। एक फैक्टर प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है अपेफन, अपोप्टोसिस प्रोटीएज एक्टिवेट, आपके जो प्रोटीएज है उनको क्या करती है, एक्टिवेट करने का काम करते हैं। जैसे इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, अपोप्टोसिस प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं, अपेफन के नाम से जानते हैं। तो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, अपेफ1 प्रेजेंट होता है, और इस अपेफ1 के पास क्या होती है, जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन के पास क्या होती है, दो साइट प्रेजेंट होती है, एक तो आपका क्या होगा सी टर्मिनल प्रेजेंट होगा और एक आपका क्या होगा एन टर्मिनल प्रेजेंट होगा। तो अब ये जो नॉर्मल कंडीशन में अपेफ1 था, इसकी सी जो साइट थी और एन जो साइट थी, दोनों क्या होती है आपकी एम्प्टी होती है। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया से परमेलाइजेशन होगा, साइटोक्रोम सी रिलीज होगा, ये जाके आपकी अपेफ1 जो प्रोटीन है उसकी सी टर्मिनल से क्या होगा, आपका बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी रिलीज होगा, या आपके अपेफ1 के सी टर्मिनल से क्या होगा, आपका बाइंड होगा। आप लर्न कर सकते हो, साइटोक्रोम का सी आपके अपेफ1 के सी टर्मिनल से क्या होगा, आपका अटैच होगा। जैसे ही आपके अपेफ1 के सी टर्मिनल से साइटोक्रोम सी अटैच होगा, तो इसके पास एक और साइट प्रेजेंट होती है, दैट इज ATP बाइंडिंग साइट। अब इसमें ATP बाइंड होकर क्या करेगा, आपका हाइड्रोलाइज हो जाएगा, किसके अंदर, ADP के अंदर हो जाएगा। और जैसे जैसे आपके जो साइटोक्रोम सी है ये आपके अटैच होंगे जिसके साथ, अपेफ1 के साथ, आपके 7 जो अपेफ1 है वो आपके ज्वाइन होकर क्या करेंगे, असेंबली की फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपोप्टोसोम बोलते हैं। और इस अपोप्टोसोम के अंदर क्या होता है, आपकी 7 अपेफ1 प्रेजेंट होते हैं। एक जो अपेफ1 है, एक अपेफ1 की बात करें तो आपका बाइंड होता है इसके साथ एक साइटोक्रोम सी अटैच होता है। एक अपेफ1 के साथ क्या होता है, एक साइटोक्रोम सी अटैच होता है, और 7 जो अपेफ1 है इनके साथ 7 साइटोक्रोम सी अटैच होकर क्या करेंगे, आपके अपोप्टोसोम की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि हमने बताया था कि आपके अपोप्टो जो सोम्स है इनके पास दो साइट है, एक आपकी सी बाइंडिंग साइट है और एक आपकी एन बाइंडिंग साइट है। तो अब जैसे ही एक अपेफ1 के ऊपर क्या होगा, आपका साइटोक्रोम सी अटैच होगा, और ये साइटोक्रोम सी अटैच होने के कारण जो आपका ADP है, ATP है, वो किसमें हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ATP में हाइड्रोलाइज। ये ADP में हाइड्रोलाइज क्यों होता है, क्योंकि आपके जो अपेफ1 है इनको क्या करना है, असेंबली करनी है। तो असेंबली करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हमने कहा था कि जो अपोप्टोसिस जो प्रोसेस है वो कैसा है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। जब अपोप्टोसोम की जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और मोस्टली जो सेल्स आपकी अपोप्टोसिस शो करती है, 90% इंटेंसिव पाथवे से क्या होती है, सेल की डेथ होती है। ओनली 10% जो आपकी अपोप्टोसिस होती है वो आपकी एक्सटर्नल मीडियम से होती है। और दोनों जो आपके पाथवे है ये आपके इंटरकनेक्टेड होती है, ये नहीं दोनों सेपरेट करेंगे, इंटरकनेक्टेड पाथवे से क्या होती है, आपकी सेल डेथ करती है। ठीक है, तो एक बार फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपका कोई भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, मान लो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई। जैसी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो आपके जो आपकी अपोप्टोटिक जो प्रोटीन्स है जो आपके अपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं, दैट मीन्स प्रो अपोप्टोटिक जो प्रोटीन्स है वो क्या हो जाएगी, आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, बैड प्रोटीन का एग्जांपल लिया था। आपकी बैड प्रोटीन क्या हो जाएगी, आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही बैड प्रोटीन आपकी एक्टिवेट होगी, ये क्या करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में क्या करेगी, परमेलाइजेशन स्टार्ट करेगी, उसके अंदर पोर क्रिएट करेगी। जैसे ही पोर क्रिएट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रिलीज स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, साइटोक्रोम सी रिलीज होगा। ये जो साइटोक्रोम सी है ये आपका बाइंड होगा किसके साथ, अपेफ1 के साथ क्या होगा, आपका अटैच होगा। और एक अपेफ1 के साथ क्या होगा, एक साइटोक्रोम सी क्या होगा, आपका अटैच होगा। अब ऐसे 7 अपेफ1 7 साइटोक्रोम सी के साथ अटैच होकर क्या करेंगे, आपके अपेप्टोसोम की फॉर्मेशन करेंगे, अपेप्टोसोम की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अपेप्टोसोम की फॉर्मेशन होगी, इसमें हमने बताया था दो टर्मिनल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आपका एन टर्मिनल और एक आपका होता है
सी टर्मिनल और एक एन टर्मिनल। तो सी टर्मिनल से आपका साइटोक्रोम अटैच हो गया, तो इसके इन साइड क्या होता है, एक और टर्मिनल प्रेजेंट होता है, दैट इज एन टर्मिनल। और ये जो एन टर्मिनल है आपके कंबाइन होकर किसके फॉर्मेशन करते हैं, सी ए आर डी, एक कंप्लीट डोमेन की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी ए आर डी। और हमने देखा था सी आर डी की फुल फॉर्म क्या होती है, कैस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन। क्या करेंगे, आपके कैस्पेस को क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे। जैसे अपोप्टोसोम की फॉर्मेशन होगी वो क्या करेंगे, कैस्पेस को रिक्रूट करेंगे। और कौन से कैस्पेस को रिक्रूट करेंगे, कैस्पेस 9 को क्या करेंगे, आपके रिक्रूट करेंगे। अब ये जो कैस्पेस 9 है वो आपकी इस अपोप्टोसोम की कार्डो साइट, दैट मीन्स इस मिडल में आके क्या हो जाएगा, आपका अटैच हो जाएगा। जैसे अपोप्टोसोम से कैस्पेस 9 अटैच होगा, 7 क्या होगा, जैसे अपोप्टोसोम की फॉर्मेशन होगी ये आपका रिक्रूट करेगा किसको, कैस्पेस कैस्पेस 9 को रिक्रूट करेगा। अभी जो कैस्पेस 9 है ये आपके अपोप्टोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। और जैसा कि बताया इनिशियल टाइम में जो कैस्पेस है वो कैसे होता है, आपके इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही प्रो कैस्पेस 9 अपोप्टोसोम के साथ अटैच होगा ये आपका चेंज हो जाएगा किसके अंदर, कैस्पेस 9 के अंदर चेंज हो जाएगा। और जैसे कैस्पेस 9 के अंदर चेंज होगा दैट मीन्स एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। अब ये जो कैस्पेस 9 है ये क्या करेगा, आपका रिक्रूट करेगा आपकी एफजी ट्यूनर जो आपकी कैस्पेस है, दैट मीन्स कैस्पेस 3 को क्या करेगा, आपका एक्टिवेट करेगा। प्रो कैस्पेस से कैस्पेस 3 के अंदर एक्टिवेट करेगा। और जैसे कैस्पेस 3 एक्टिवेट होगा सेल के अंदर क्या होगी, आपकी अपोप्टोसिस क्या हो जाएगी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। स्टार्टिंग में कोई भी स्ट्रेस कंडीशन होगी, आपकी प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन एक्टिवेट होगी। ये क्या करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पोर क्रिएट करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जो साइटोक्रोम सी है सेल के साइटोप्लाज्म में एक फैक्टर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, अपेफ1 अपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर, इसके साथ अटैच होगा। 7 आपके अपेफ1 अटैच होकर क्या करेंगे, अपोप्टोसोम को फॉर्म करेंगे। ये जो अपोप्टोसोम है ये क्या करेगा, प्रो कैस्पेस 9 को अटैच करवाएगा अपने साथ विद द हेल्प ऑफ कार्ड डोमेन, कैस्पेस रिक्रूटमेंट डोमेन। जैसे ही कार्ड के साथ आपका प्रो कैस्पेस 9 असेंबली शो करेगा, आपका प्रो कैस्पेस किसमें चेंज हो जाएगा, कैस्पेस 9 के अंदर। और जैसे कैस्पेस 9 आपका एक्टिवेट होगा ये क्या करेगा, आपके प्रो कैस्पेस 3 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कैस्पेस 3 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और आपका जो कैस्पेस 3 है अब ये एट लास्ट क्या करेगा, सेल के अंदर अपोप्टोसिस स्टार्ट करेगा। तो इस वे से क्या होता है, आपका इंट्रिंसिक पाथवे से क्या होती है, सेल की डेथ कहा जाती है। तो दो पाथवे हमने देखे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से प्रोटीन्स है जो क्या करते हैं, अपोप्टोसिस को रेगुलेट करती है। जैसे हमने दो प्रोटीन्स की बताई, एक आपकी प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन होती है। प्रो का मतलब होता है कि ऐसी जो प्रोटीन जो क्या करे, प्रमोट करे किसको, अपोप्टोसिस को, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन बोलते हैं। और कुछ प्रोटीन कैसी होती है, आपकी इनिबिटरी प्रोटीन होती है जो क्या करती है, इनिबिट करती है किसको, आपके अपोप्टोसिस को। मान लो कोई भी एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या आपकी दो टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट है, एक है आपकी इनिबिटरी प्रोटीन और एक है आपकी प्रमोटर प्रोटीन प्रेजेंट है। जैसे इनिबिटरी प्रोटीन्स आपकी एक्टिवेट होगी दैट मीन्स सेल के अंदर नो अपोप्टोसिस, सेल के अंदर अपोप्टोसिस अकर नहीं होगी। बट अगर प्रमोटर जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर क्या होगी, आपकी अपोप्टोसिस क्या हो जाएगी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आपको एग्जाम्पल्स को याद करना है क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं के बेसिस पे आते हैं। जैसे प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन की बात करें, जैसे बैड है, बैक्स है, नोक्जा है, पूमा है, बिन बिग बिग बैक, ट्रेल 1 और ट्रेल, ये सभी कैसे होते हैं, आपकी प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन होती है जो क्या करती है, अपोप्टोसिस को प्रमोट कराती है। अगर सेल के साइटोप्लाज्म में ये प्रोटीन प्रेजेंट है तो ये सभी प्रोटीन क्या करेगी, अपोप्टोसिस काज कराएगी। इसके अलावा कुछ जो प्रोटीन्स है वो आपकी इनिबिटरी होती है, जो प्रोसेस को क्या करते हैं, इनिबिट कराती है। तो आपकी जो बीसीएल क्लास जो फैमिली है ये सभी क्या कराती है, आपकी अपोप्टोसिस को इनिबिट कराते हैं। दैट मीन्स सेल्स के अंदर अपोप्टोसिस काज नहीं होने देती। जैसे BCL2 की बात करें, BCLXL की बात करें, BCLW की बात करें, BCLX की बात करें, BCLB की बात करें, तो BCL क्लास जो फैमिली की जो प्रोटीन होती है ये कैसे होती है, इनिबिटरी प्रोटीन होती है। इसके अलावा NFA1 की बात करें, MCL1 की बात करें, A1 की बात करें, तो ये सभी कैसे होती है, आपकी इनिबिटरी प्रोटीन होती है। ताकि इनिबिटरी प्रोटीन क्या करती है, अपोप्टोसिस को इनिबिट करवाती है। और आपकी जो प्रमोटर जो प्रोटीन है, प्रो अपोप्टोटिक जो प्रोटीन है वो क्या करती है, अपोप्टोसिस को प्रमोट करने का काम करती है। इसके अलावा कुछ अगर हम टर्म्स की बात करें कि मान लो कोई भी सेल्स है,
जिसके अंदर आपका अपोप्टोसिस हो रहा है। मान लो आपकी ये सेल है, बहुत सारी सेल्स है, और इन सेल में से ये वाली जो सेल्स है वो आपकी अपोप्टोसिस शो कर रही है। तो इस अपोप्टोसिस के नियर आपकी मैक्रोफाज को हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, क्योंकि जो फैगोसाइटोसिस जिस सेल्स के अंदर अपोप्टोसिस हो रहा है, आफ्टर दी सेल स्लीपिंग इन सेल्स को ईट करने का काम कौन करता है, ये माइक्रोफाज सेल करती है। तो आपके नियर दी अपोप्टोटिक सेल्स अगर हम माइक्रोफाज को हम क्या कर देते हैं, हम रिलीज कर देते हैं, तो आपकी जो अपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो क्या जाता है, आपका डिले हो जाता है। तो if a cell performing apoptosis and that region macrophage are removed, the cell would survive and delay apoptosis। वो सेल क्या करेगी, आपकी सर्वाइव कर जाएगी, और जो अपोप्टोसिस का जो प्रोसेस है वो क्या जाएगा, आपका डिले हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि मान लो कोई भी आपकी एक सेल है जो क्या कर रही है, आपकी परफॉर्म कर रही है अपोप्टोसिस। मान लो कोई सेल्स है, इस सेल्स के अंदर मान लो आपका अपोप्टोसिस अकर है, तो आपकी ये जो सेल्स है इसको कोई भी केमिकल एक्सपोजर हो जाए जिसके अंदर नेक्रोसिस हो सकता है। दैट मीन्स जो सेल्स अपोप्टोसिस परफॉर्म कर रही है उसके अंदर नेक्रोसिस क्या हो सकता है, आपका अकर हो सकता है, बट नोट वाइस वर्सा। आपकी जो नेक्रोसिस है जिसके अंदर नेक्रोसिस हो रहा है उसके अंदर अपोप्टोसिस कभी भी अकर नहीं होगा। अपोप्टोटिक सेल्स के अंदर नेक्रोसिस हो सकता है, बट नेक्रोसिस सेल्स के अंदर अपोप्टोसिस आपका अकर नहीं हो सकता। इसके अलावा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज आपकी जो सेल है वो क्या हो सकती है, आपकी मैलिग्नेंट हो सकती है। दैट मीन्स उसके अंदर ट्यूमर हो सकता है अगर उसके अंदर हम क्या कर दें, कैस्पेज को इनिबिट कर दें। मान लो कोई भी आपकी सेल है, इस सेल्स के अंदर हम क्या कर दें, कैस्पेज को इनिबिट कर दें। कैस्पेज को इनिबिट कर देंगे, दैट मीन्स आपके कैस्पेज अपोप्टोसिस नहीं होने देंगे, और अपोप्टोसिस नहीं होगी तो सेल्स क्या करेगी, आपकी कंटिन्यू डिवाइड करती रहेगी, अपने नंबर्स को इंक्रीज करती रहेगी, और क्या काज करेगी, आपकी मैलिग्नेंसी काज करेगी, ट्यूमर काज करेगी, आपका कैंसर काज करेगी। इसके अलावा अगर हम ब्लॉक कर दें साइटोक्रोम रिलीज सी को, अगर माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी रिलीज नहीं होगा, साइटोक्रोम सी रिलीज नहीं होगा तो आपके अपेक्सोन से अपेक्टोसोम नहीं बनेगा, अपेक्टोसोम नहीं बनेगा तो आपका कैस्पेस एक्टिवेट नहीं होगा, और आपके कैस्पेस एक्टिवेट नहीं होगा दैट मीन्स नो अपोप्टोसिस आता है। अपोप्टोसिस नहीं होगी, सेल की डेथ नहीं होगी, तो सेल्स क्या हो जाएगी, आपकी मैलिग्नेंट हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम गेन ऑफ फंक्शन ऑफ BCL2, अभी हमने पढ़ा BCL जो क्लास के जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनिबिटरी होते हैं, जो अपोप्टोसिस को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं, अपोप्टोसिस को होने नहीं देती। अगर BCL2 के अंदर गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, तो भी सेल्स अपोप्टोसिस में शो करेगी, और आपकी किसमें चेंज हो जाएगी, आपके मैलिग्नेंट सेल्स के अंदर चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ कैस्पेस, आपके कैस्पेस को क्या कर देंगे, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, आपके इनएक्टिव हो जाएंगे। सेम आपके इनहिबिट वाला, तो भी क्या होगा, आपका सेल क्या हो जाएगी, आपकी मैलिग्नेंट हो जाएगी। तो इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो कोई भी एक सेल्स है उसमें साइटोक्रोम ज़्यादा रिलीज हो गए, तो आपका सेल्स क्या करेगी, आपकी अपोप्टोसिस शो करेगी, कैंसर शो करेगी, तो आपका क्या करेगी, कैंसर शो करेगी, मैलिग्नेंसी क्या करेगी, शो करेगी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, इसमें पूछा गया फॉलोइंग आर दी लिस्ट ऑफ सम प्रोटीन। इसमें पी में दिया है BCL2, क्यू में दिया है BCLXL, आर में दिया है A1, एस में दिया है BEX। तो विच ऑफ दी प्रोटीन इज नॉट एंटी अपोप्टोटिक। इसमें पूछा है कौन सी एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन नहीं है। तो आंसर क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है अपोप्टोटिक प्रोटीन भी देखी है और एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन भी देखी है। कौन सी प्रोटीन है जो आपकी एंटी अपोप्टोटिक नहीं है। ओके, वेरी गुड, आंसर आया है ऑप्शन सी, P and Q ओनली। देखो अभी हमने बताया था कि BCL क्लास फैमिली के जो प्रोटीन होती है वो कैसे होती है, एंटी अपोप्टोटिक है। दैट मीन्स इसमें आपका BCL भी आपका कैसा है, एंटी अपोप्टोटिक है, BCLXL भी कैसा आपका एंटी अपोप्टोटिक है, और A1 भी कैसा आपका एंटी अपोप्टोटिक है। इसमें पूछा है नोट एंटी अपोप्टोटिक, मतलब जो एंटी अपोप्टोटिक नहीं है। दैट मीन्स ओनली जो बैक्स है वो कैसी आपकी प्रमोट कराती है, ठीक है, बैग बैक्स बीन पूमा नोकजा ये सभी क्या करती है, प्रमोट करने का काम करते हैं। तो बैक्स आपकी प्रमोट नहीं करा रही, ये एंटी अपोप्टोटिक नहीं है, प्रमोट नहीं। इसमें पूछा है नोट एंटी अपोप्टोटिक, दैट मीन्स जो प्रमोट कार्य करा रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ना कि ऑप्शन सी, एस ओनली। आपने ये देख लिया कि नोट एंटी अपोप्टोटिक। अगर ओनली इज आर एंटी अपोप्टोटिक होता तो आपका आंसर होता आपका, तब भी सी नहीं होता, तब भी आपका PQRS तीनों होता। बट यहाँ पे पूछा क्या गया, आपका एंटी अपोप्टोटिक पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68।
इसमें पूछा गया है कि गिवन बिलो ए लिस्ट ऑफ सम प्रोटीन्स नोन टू एसोसिएटेड विद अपोप्टोसिस, जो आपकी अपोप्टोसिस से एसोसिएटेड है, देयर सब सेलुलर लोकलाइजेशन, कहाँ पे आपकी सब सेलुलर लोकलाइज होती है, बट नॉट इन कोरेक्ट ऑर्डर, आपके कोरेक्ट ऑर्डर के अंदर नहीं है, एंड पॉसिबल रोल इन अपोप्टोसिस, आपके किस रोल के हिसाब से आपकी अपोप्टोसिस करती है। इसमें कुछ प्रोटीन्स है, एक आपकी इफेक्टर कैस्पेस है, अपेफ1 है, बैक्स है, कहाँ पे लोकलाइज होती है और रोल क्या करती है, अब आपके अपोप्टोसिस को प्रमोट करती है या इनहिबिट करती है। Choose the right combination with match proteins with their correct localization and role of apoptosis। आपको क्या करना है, क्रॉस करेक्ट लोकलाइजेशन बताती है, करेक्ट जो आपका अपोप्टोसिस है उसको क्या करना है, कंबाइन करना है। सोल्व करके देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखो कैस्पेस की बात करें तो कैस्पेस क्या कार्य कराते हैं, अपोप्टोसिस कार्य कराते हैं, दैट मीन्स अपोप्टोसिस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। दैट मीन्स ए के अंदर क्या आएगा आपका, रोल क्या आएगा आपका 1, तो ए के अंदर यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ए में 1 दिया हुआ है ये आपका राइट हो जाएगा, ये भी हो सकता है, और आपका सी ऑप्शन भी हो सकता है। देन अपेफ1 की बात करें तो एक अपेफ1 आपका एक साइटोक्रोम सी से अटैच होता है, और 7 अपेफ1 किसकी फॉर्मेशन करते हैं, अपोप्टोसिस की फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स अपेफ1 भी क्या करा रहा है आपका, प्रमोट कर रहा है अपोप्टोसिस को। दैट मीन्स बी में भी क्या आएगा आपका रोल, फर्स्ट आएगा, तो बी में फर्स्ट ना ही इसी में है ना इसमें है, वो ओनली किसमें ऑप्शन बी के अंदर है। इसके अलावा बैक्स की बात करें, बैड की बात करें, ये भी क्या करते हैं, आपकी प्रमोटिंग अपोप्टोसिस प्रोटीन होती है, प्रो अपोप्टोसिस प्रोटीन होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं आपकी प्रमोट करते हैं। तो तीनों आपकी इफेक्टर कैस्पेस, अपेफ1 और बैक्स तीनों क्या करते हैं, प्रमोट करने का काम करते हैं अपोप्टोसिस को। तो तीनों आपका फंक्शन रोल क्या जाएगा आपका, अपोप्टोसिस। वाइल अगर हम बात करें, जैसे अगर हम एफ1 की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कैस्पेस की बात करें तो कैस्पेस भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, बट इन एक्टिव फॉर्म के अंदर क्या होते हैं आपके, प्रेजेंट होते हैं। बैक्स की बात करें तो बैक्स आपके प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और फंक्शन क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या करते हैं, पोर क्रिएट करने का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए के साथ C1, बी के साथ A1, सी के साथ B1।